Hello dear viewers, this is me Anu Srivastava. Welcome back in my channel Maths with Anu Srivastava. So today in this video I will tell and discuss the TET paper of 2020 which was held in month of January. तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन यहाँ पे है, तो इंग्लिश सेक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे, मैथ्स करेंगे और इन्वायरमेंट स्टडी। दिस इज़ अ प्राइमरी सेक्शन पेपर। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 61 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ फेमिनिन जेंडर नाउन। ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑल द यंग मैन हैव अराइव्ड, ऑल द मेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑल द ओल्ड मैन हैव अराइव्ड। अब देखिए इसमें फेमिनिन की बात की गई। फेमिनिन का मतलब है कि फीमेल, तो फीमेल देखिए यहाँ पे ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑल द यंग मैन हैव अराइव्ड, तो ऑल द मेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑल द ओल्ड मैन। तो फीमेल की देखिए फीमेल की बात कहाँ पे की गई, तो इसमें तो सिंपल सा है, आप देख के ऑप्शन लगा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑल द फीमेल मेंबर्स यानी कि फीमेल की बात फेमिनिन जेंडर। इसी तरीके से मैस्कुलिन जेंडर होता है अगर, तो मैस्कुलिन जेंडर में आप मेल को ऑप्शन लगाते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, द मैथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो कह रहा है कि द मैथड ऑफ टीचिंग विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज और जो उसकी मदर टंग है उनके बीच में जो रिलेशन इस्टेबल करना है, तो उसको उस लिंक को किस तरीके से करेंगे। द डायरेक्ट मैथड, द बाइलिंगुअल मेथड, द स्ट्रक्चरल मेथड, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो अब अगर फॉरेन लैंग्वेज को आपको मदर टंग में करना है तो आप क्या करेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉरेन लैंग्वेज है तो फॉरेन लैंग्वेज को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर बच्चे का सीखना है तो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स comprehension of written English, you are testing their understanding of what they have just। देखिए इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स comprehension of written English। अब मान लीजिए कंप्रेशन होता है इंग्लिश में, यानी कि जिस तरीके से पैराग्राफ गिवन होते हैं, तो पैराग्राफ किस लिए दिए जाते हैं, इसलिए कि जो बच्चा है वो क्या उस पैरा को रीड कर पा रहा है और रीड करके उसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट कर पा रहा है कि नहीं। तो रिटन तो होना नहीं है, उसको लिसन टू भी नहीं होना क्योंकि उसको तो पैरा को पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा रीड, यानी कि वो क्या करेगा, पैरा को रीड करेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 64, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, प्लीज़ लिसन टुवर्ड योर टीचर, प्लीज़ लिसन योर टीचर, प्लीज़ लिसन ऑफ योर टीचर। तो आपको पता होगा कि प्लीज़ लिसन टू, तो लिसन के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिसन टू होता है। जैसे आपने सुना होगा कि लिसन टू मी या लिसन टू हिम, तो हमेशा ध्यान रखना है क्या होगा, लिसन टू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। आई डोंट बिलीव हिम, बोथ ऑफ द अबव, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, नन ऑफ द अबव। तो आई डोंट बिलीव हिम, तो आई डोंट बिलीव हिम करेक्ट है। बोथ ऑफ द अबव, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, नन ऑफ दी अबव। तो फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, आई एम नॉट बिलीविंग हिम। सॉरी, करेक्ट सेंटेंस आपको करना है तो आई डोंट, यानी कि फर्स्ट वाला हो जाएगा, आई डोंट बिलीव हिम। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 66, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आपको टेंसेस के स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट के लिए हम जानते हैं क्या होता है, अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड पास्ट में क्या होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देख लेते हैं हैड कहाँ पर है, तो हैड देखिए ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डैश मून। तो आपको पता है कि जब हम किसी को स्पेसिफिकेशन करते हैं, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। अब जितने भी नेचुरल
जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं उनके आगे क्या लगाते हैं, द। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। नाउ द क्वेश्चन नंबर 68, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर आवर। अब देखिए टीचर हैज़ बीन टीचिंग, ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, सिंस फॉर। तो फॉर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए, और जो सिंस होता है वो निश्चित समय के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे आ तो होगा नहीं, ओके, क्योंकि आर लिखा हुआ है। टू आर, तो टू आर क्या होते हैं, टू आर जो होगा वो भी यहाँ पे नहीं, तो एन आर हो जाएगा। क्या होगा, एन आर। एन आर किस लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अब एन और फॉर अनिश्चित है, क्योंकि अनिश्चित है क्योंकि कोई भी 1 घंटे, तो 1 घंटे कोई भी हो सकते हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, तो इसीलिए वो अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए हमेशा फॉर लगाते हैं, और जो सिंस होता है वो निश्चित के लिए लगाते हैं। जैसे 2 o'clock, तो जो 2 o'clock है, नहीं 2 बजेंगे, या तो वो दिन में बजेंगे या तो रात में बजेंगे, तो यानी वो निश्चित है, तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे, 2 o'clock होगा। इसी तरीके से 1991, मान लीजिए आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1991, तो 1991 क्या है, सर्टेन है, यानी कि निश्चित है, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 69, ऐड द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड ऑक्स। तो देखिए ऑक्स में हमें क्या करना है, राइट सफिक्स ऐड करने, और इसको प्लुरलाइज करना है, मतलब प्लूरल बनाना है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो देखिए बहुवचन कैसे बनेगा, तो ऑक्स में क्या करना होगा, ऐड ऑक्सन। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कई सारे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ऑक्शन है, या जैसे माउस है, तो माउस का पूछा सकता है आपसे, तो माउस का होता है माइस, ओके। इस तरीके से याद रखेंगे, बहुत सारे इस तरीके से आप कोई भी बुक ले लीजिए, और उसमें से आप जितने भी ये प्लूरल फॉर्म है उनको आप पढ़ डालिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। अब देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है इंग्लिश की, तो आप इसको ईजिली कर सकते। चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन, अब नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ग्रोइंग तो कर नहीं सकते, ये वर्ब हो जाएगी। ग्रोस ये आल्सो वर्ब है, ग्रोन ये भी वर्ब है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, बट अगर ग्रोथ कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब आते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो and answer the question numbers 71 and 72 given below. Each question is followed by 4 answer, only one of which is correct. You have to choose that correct answer. देखिए पैरा गिवन है, यानी पैसेज गिवन है, आपको इसको रीड कर लेना है। तो उसको रीड पहले करते हैं, और रीड करने के बाद आंसर देने। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, पैराग्राफ के आंसर देने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, और जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड स्ट्रेंथ इज अ, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, और उसके बाद है वन हु डज नॉट टेक रिवेंजेस। तो अब हम देखते हैं पैरा को पढ़ते हैं। टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसीडर्ड टू be a sign of weakness. It is really a sign of strength. It is easy to allow oneself to be carried away by resentment and head into an act of vengeance. But it takes a strong characters to restrain those natural passions. The man who forgives an injury proves himself to be superior of the man who wronged him and puts the wrongdoer to shame. Forgiveness may even turn a foe into a friend. Foe का मीन्स क्या होता है, enemy, फ्रेंड का अपोजिट। सो मर्सी इज़ द नॉबलेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। अब देखिए मर्सी इज़ द नॉबलेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। अब देखते हैं द वर्ड स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे क्या वर्ड है, तो अब आपकी थोड़ी सी ग्रामर की भी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, यानी ग्रामर पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो वर्ड स्ट्रेंथ इज, तो देखिए कॉमन नाउन तो है नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन भी नहीं है, और कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखिए वन हु डज नॉट टेक रिवेंज, एक ऐसा जो कभी बदला नहीं लेता है। तो बदला कौन नहीं लेगा, तो अ वीक मैन, अ फुलिश मैन, अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सो मर्सी इज द नॉबलेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। नाउ देखिए वन हु डज नॉट टेक रिवेंजेस, तो अ वीक मैन, तो वीक मैन होगा नहीं इसमें, ऑप्शन में भी पैरा में नहीं गिवन है। अ फुलिश मैन, तो एक कमज़ोर आदमी कभी रिवेंज नहीं लेगा, फुलिश मैन भी नहीं लेगा। अ स्ट्रॉन्ग मैन
विल टेक रिवेंज। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। और फो का मीनिंग मैंने आपको बताया क्या होता है, फो मीन्स इनेमी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 73 and 74, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस सेट बिलो इट। She dwelt among the untrodden ways beside the spring of dew, a maid whom there were none to praise and very few to love. A violet by mossy stone, half hidden from the eye, fair as star when only one is shining in the sky. अब देखिए इसके पोएम को रीड करना है और रीड करने के बाद आंसर्स। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन। अब देखिए अनट्रोडन है तो आप अगर मीनिंग नहीं पता है आपको तो आप पैरा से भी निकाल। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, यानी कि ऐसे रास्ते जो उसको पता ही नहीं है, बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डू, तो ऐसे रास्ते तो हिडन होगा नहीं यहाँ पे अनट्रोडन वेज, एक्सप्लोर्ड नहीं होगा, एक्सप्लिट्स नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अनएक्सप्लोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेकेंड स्टेंजा। तो सेकेंड स्टेंजा में देखिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो आप वायलेट बाई मोजी स्टोन, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फेयर एज, तो एज, लाइक, एज और लाइक, इस तरीके के अगर आपको वर्ड देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो कौन सी होती है, सिमली। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Now the question number 75, which of the following sentence or sentences is or correct। देखिए, there is few hope of his recovery, he showed few concern for his nephew, he showed little mercy to the vanquished। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे कि करेक्ट कौन सा है। तो देर इज़ अ फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, तो फ्यू होप नहीं होगा, देर इज़ अ होप, देर इज़ अ होप, यानी कि फ्यू का मीनिंग होता है, जैसे आपने सुना होगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो फ्यू का मतलब है नेगेटिव सेंस में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए लिखा हुआ है ही सोड फ्यू, तो फ्यू उसमें भी आया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ही सोड लिटिल मर्सी, देखिए लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। लिटिल का मीन्स होता है ना के बराबर, यानी नॉट इनफ, यानी कि नेगेटिव सेंस है। आ लिटिल उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं 50% बोल सकते हैं, जैसे कि a little sugar in टी, ओके। इसी तरीके से द लिटिल होता है, तो ही शोड लिटिल मर्सी टू द vanquished, यानी कि उसने कुछ जो दया है वो दिखाई उसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब देखिए इसके लिए आपका ग्रामर जो पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ग्रामर पोर्शन आपका क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। जैसे मैं लिटिल ऑफ यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो एरर फाइंड करने के लिए आपकी जो ग्रामर है, ग्रामर का बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 77, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, हिज थर्स्ट नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर एनीथिंग एल्स। अब लिखा है ही थर्स्ट, अब यानी कि वो भूखा है, किसके लिए, नॉलेज के लिए। लेफ्ट हिम नो लेजर फॉर एनीथिंग एल्स, यानी कि केवल उसकी इच्छा जो है वो केवल नॉलेज की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, फॉर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 78, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, ही इज़ अ फास्ट राइटर इज। तो देखिए अब फास्ट क्या बता रहा है कि ही इज़ अ फास्ट राइटर, ही इज़ राइटर, तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया, ही इज़ फास्ट राइटर, तो इसका मतलब एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, एन एडजेक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस भी होते हैं टाइप में। तो सेंटेंस देखिए सिंपल सेंटेंस कौन सा है, आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, सी रीड्स वाट सी लाइक्स, सी डज नॉट नो गुड मैनर, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। देखिए इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो आई हैव वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस क्लियर है, सी रीड्स वाट सी लाइक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए वाट आ गया बीच में, यानी कंजक्शन की तरह यूज़ हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 80, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। अब देखिए ही विल बी प्लेइंग, तो ये क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो, तो ही विल बी प्लेइंग, तो विल बी अब जो होता है आपको पता है कि विल बी कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ होता है,
और या अगर हम जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, लेकिन पैसिव में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म तो यूज़ नहीं है इसमें, तो ये क्या है, फ्यूचर का है, तो फ्यूचर तो क्लियर हो गया, बट इंडिफिनिट भी नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट वो भी नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम होता है, बट यहाँ देखिए टाइम तो है नहीं, और उसमें फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन होता है। सो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, देखिए ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ओके, ऑल दिस मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन्स आर जेंटल। अब देखिए आपको पता है कि जो मैन है उसका प्लूरल क्या होता है, MEN, तो इसमें देखिए ऑल दीज मैन, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ऑल दीज मैन आर जेंटल, तो ऑल प्लूरल हो गया, दीज मैन तो मैन सही लिखा हुआ है, यानी कि MEN प्लूरल होगा और आर लगेगा उसके बाद जेंटल। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 और 3 4 पे जाने की नीड ही नहीं हमको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 82, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ही केम टू मी, अब कब, इन मिडनाइट, ऑन मिडनाइट, एट, तो आपको पता है जब कभी भी हम कोई परफेक्ट टाइम की बात करते हैं, या जैसे ही केम एट 11 o'clock, या ही केम टू मी एट मिडनाइट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। देखिए प्रीपोजिशन की थोड़ी बहुत आपको पता होना, जैसे इन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इनका स्टेबल अगर कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि सम बुक्स आर केप्ट इन बैग, तो कुछ किताबें जो है वो बैग में रखी हुई हैं, तो इन कहाँ लगाते हैं, जब कोई भी चीज़ मोशन में नहीं होती, और जब मोशन में होती है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। ऐसे जो ऑन होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टेबल पोजीशन में रखी होती है, यानी स्थिर अवस्था में होती है, तो वहाँ पे ऑन लगाते हैं। जैसे माई बुक्स आर केप्ट ऑन टेबल, ओके। अपॉन का मतलब होता है जैसे द कैट जंप अपॉन रैट, तो जब कोई भी चीज़ मोशन में है, जैसे मान लीजिए कैट मोशन में है, ये कैट मोशन में है और कैट इसके ऊपर क्या करती है, जंप करती है, तो वो भी मोशन में है, तो हम उस कंडीशन में अपॉन लगाते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए पूछा गया कि किसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। द मैन हु इज़ ट्रूथफुल इज़ लव्ड बाई ऑल, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, I loved the man who is truthful. I met him in प्रयागराज विच इज़ अ हॉली सिटी। अब देखिए सेंटेंस देखते हैं, द मैन हु इज़ ट्रूथफुल इज़ लव्ड बाई ऑल, डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज, तो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं। तो द मैन हु इज़ ट्रूथफुल इज़ लव्ड बाई ऑल, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि द मैन हु, ओके, यहाँ पे हो गया आई मेट हिम, मैं उससे मिला, वेयर ही लेफ्ट, जहाँ वो रहता था, आई लव द मैन, आई लव द मैन, देखिए पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आई लव द मैन हु इज़ ट्रूथफुल, ओके, ये नहीं पता है किससे। अब हर सेंटेंस देखिए द मैन हु इज़ ट्रूथफुल, उसके बाद आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, ओके, आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज़ अ हॉली सिटी, तो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें सेंटेंस की जो बात है वो क्लियर नहीं हो रही है, तो क्या होगा, डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 84, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज़ जूनियर मी। अब देखिए मोस्टली इसमें गलत करते हैं लोग कि देन लगा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इसके बाद हमेशा टू लगता है, तो ही जूनियर टू मी, याद रखेंगे आप इसको, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ इन्फीरियर टू मी, या जो भी ही इज़ इन्फीरियर। क्वेश्चन नंबर 85, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजक्शन, आइदर ही इज़ मेट। अब आइदर और आपको ध्यान रखना है, आइदर इसको लोग प्रोनाउंसिएशन के लिए ईदर भी पढ़ते हैं, ईदर और नीदर नॉर, तो आइदर के साथ और लगाते हैं, और नेदर नेदर नॉर, तो ईदर और नेदर नॉर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में देखते हैं कौन सा सेंटेंस है, समवन में स्टील द बाइसिकल, तो मे तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में माइट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। सम बॉयज़ वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, सम बॉयज़ वर हेल्पिंग, तो वर्क के बाद में क्या होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए था, तो इसमें भी गलत हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत। द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, टीचर ने उनको डांटा उसको लेट होने के लिए, तो टीचर स्कॉल्डेड, तो स्कॉल्डेड ऐसा कोई पैसिव वॉइस नहीं, इज एम वाज वो लगा होना चाहिए नहीं, सो ऑप्शन
4 देखिए, माई वॉच वाज लॉस्ट। अगर एक सेंटेंस लिखा हो कि आई लॉस्ट माई वॉच, तो क्या होगा, माई वॉच वाज लॉस्ट बाई मी। तो बाई मी यहाँ पे नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सेंटेंस जो है जो 4 ऑप्शन है वो क्या है, पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डू इट। तो डू इट का आई थिंक मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, लेट इट बी डन। अब आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है, डू इट। तो कैसे बनाते हैं इसको, हमेशा स्टार्ट करते हैं लेट से। तो लेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद होता है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। सो इट विल बी लेट इट बी डन। ऐसे ऊपर इसी तरीके से सेंटेंस होता है ओपन द डोर। सेंटेंस अगर है ओपन द डोर, तो इसको कैसे बनाएंगे, द डोर सॉरी लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट दी डोर बी ओपन। तो इसी तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड, और उसके बाद लेट के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना लेंगे और बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। अब प्लूरल देखिए इसमें कौन सा है, तो प्लूरल इंडेक्स तो है नहीं, एनालिसिस भी नहीं है, क्राइसिस भी नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है क्राइटेरिया, तो इसका क्राइटेरिया, ठीक है, ये इसको क्राइटेरिया जो भी पढ़ते हैं क्राइटेरिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नाउ द 89 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इन अ प्लूरल। तो न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइस एंड बिलियर्ड्स। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था जिसमें ऑप्शन लिखा था, तो माइस यहाँ पे क्या है, तो माउस का प्लूरल। न्यूज़ आपको पता है सिंगुलर है, जैसे कि न्यूज़ इज़ कमिंग ऑन आज तक चैनल। इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक क्या है, सिंगुलर ही है, बट इसमें एस लगा हुआ है तो उसका प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। माइस क्या है, प्लूरल है, माउस का प्लूरल है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 90, ही वाज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल एंड the above given sentence in the above given sentence identify gender of the word orphan। अब देखिए ऑर्फन जो होता है, ऑर्फन का क्या, ऑर्फन किसके लिए बोलते हैं, a child who has not their पेरेंट्स, जिनके माता पिता नहीं होते उसको ऑर्फन बोलते हैं। तो अब वो चाइल्ड जो है, वो चाइल्ड हम उसको ना तो फेमिनिन में कह सकते हैं ना ही मैस्कुलिन में कह सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर होगा, न्यूट्रल।